हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का लास्ट पार्ट जो कि है नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक को कवर किया था, तो ये जो वीडियो है उससे आपको पता चल जाएगा कि इस लेसन के अंदर जो कंप्लीट जो भी कंटेंट दिया गया वो किस किस टाइप का रहा है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक आज जो मैं आपको कवर करा रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक जो जनरल नॉलेज होते हैं ना इलेक्शन के रिलेटेड वो भी काफी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए बच्चों, टॉपिक तो हमारा है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। वो क्या चीजें है कि हम कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। देखिए, नो डाउट कि जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है ऑलमोस्ट 75 ईयर से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो हमारे देश में कभी भी ना मिलिट्री रूल नहीं रहा है, यानी कि ऑल टाइम हमारे देश में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश रही है। 75 ईयर के पूरे दौर के अंदर हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिला जब हमें लगा है कि हमारा देश तो डेमोक्रेटिक है और इलेक्शन भी यहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं। जैसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, कमियों के बारे में। कभी कभार हम ये देखते हैं इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट, कि वोटर लिस्ट में जो जेन्युइन नेम है एक तरीके से उसको डाल दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है वोटर लिस्ट और उसकी जगह किसी फॉल्स नेम को, गलत नाम, फर्जी नाम को डाल दिया जाए ताकि उसकी वोट डल सके। अक्सर ऐसे केसेस आते रहते हैं। कभी कभार हमें ये भी देखना मिलता है कि जो एक्सेसिव यूज ऑफ मनी है वो अमीर लोगों के द्वारा कुछ ज़्यादा ही किया जाता है और पार्टी के द्वारा भी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उनके पास फंड्स काफ़ी अच्छा खासा अवेलेबल होता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही एडवर्टाइजमेंट करती है। और एडवर्टाइजमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सारा ही अपने अंडर में ले लेना और एक तरीके से अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेना ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज है उसका मिस यूज भी किया जाता है रूलिंग पार्टी के थ्रू, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो ऐसे में कोई चीज यूज नहीं हो सकती इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन कभी कभार रूलिंग पार्टी ऐसा भी कर जाती है। इसके अलावा इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड रीचिंग ऑन द पोलिंग डे। कभी कभार ये भी होता है कि लोगों को वोट डालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती है। कभी कभार तो जो पोलिंग बूथ होते हैं वही पूरे शिफ्ट कर दिए जाते हैं या फर्जी वोट डलवाए जाते हैं पैसे देकर। ये सारे केसेस जो है वो कोई नए मतलब हैरान वाले नहीं है, बल्कि अक्सर हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलते रहे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी उस लेवल की नहीं है, नहीं उस लेवल की है। जब हम इन चीजों को पकड़ते हैं तो ये पब्लिक के सामने भी आते हैं ताकि आगे से इन चीजों के ऊपर रोकथाम की जा सके। तो हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं जिस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमारे देश में वाकई में जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेटिक मैनर में होते हैं। तो कैसे है उसको समझने के लिए आप वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें अपने देश के अंदर इलेक्शन को एक फ्री एंड फेयर मैनर में करवाना है तो उसके लिए एक बॉडी की नीड होती है। तो वो जो बॉडी है हमारे देश में वो कुछ इस तरीके से काम करती है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब ये इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करता है देखिएगा। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। तो हमारे देश के अंदर जो भी इलेक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से होता है, आजाद तरीके से होता है, और इसकी एक पावरफुल बॉडी है जो पूरा जिम्मा, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो इलेक्शन कमीशन है। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एज जुडिशरी एंजॉय, और इसकी भी पावर बिल्कुल सेम वैसी है जैसे जुडिशरी की है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं किनके थ्रू? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किए गए तो उसके अंडर में वर्क करेंगे, नहीं, वो एक बार शपथ यानी कि ओथ दिलवाने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जैसे जुडिशरी के जजेस। बट वंस अपॉइंटमेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। अगर ऐसा होगा तो हम नहीं कह सकते ये तो फ्री फेयर मैनर में इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सारा का सारा फेवर करेगा हमेशा से ही रूलिंग पार्टी को, है ना। इसके अलावा पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी के अंडर में आती है, और इन चीजों को अच्छे तरीके से रन करने के लिए कुछ आचार संहिता इसे हम कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे जो लगाई जाती है, जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जैसे धर्म के नाम पे वोट ना मांगना, गवर्नमेंट चीजों को यूज करना, मनी का ज्यादा यूज करना वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर इन चीजों से रिलेटेड चीजें करता है तो उसके ऊपर, उसकी स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है या उसकी कैंपेन को रोक दिया जाता है या उसके ऊपर अलग अलग टाइप के जुर्माने भी लगाए जाते हैं। तो ये सारी पावर है इलेक्शन कमिश्नर की। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड जब इलेक्शन हो रहे होते हैं द इलेक्शन कमिश्नर कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, कि वो सरकार को ये बोलता है कि गाइडलाइंस को फॉलो करना और प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स चांस टू विन
बिटवीन इलेक्शन और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इलेक्शन जीतने के लिए मिसयूज ना करे या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का ट्रांसफर ना करे, क्योंकि ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही आती है। When on election duty, government officer work under the control of election commission, not the government। अब देखो जो सरकारी अफसर होते हैं बेशक वो सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन जब बात इलेक्शन ड्यूटी की आती है ना तो फिर वो सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रह जाते। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आती है, वरना वो सरकार के लोग हैं तो सरकार के फेवर में काम करेंगे। तो ऐसे में उन चीजों को हटा दिया जाता है और उनकी जो मेन ड्यूटी होती है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही होती है। ठीक है। सेकंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हमारे देश के अंदर अगर हम इलेक्शन को डेमोक्रेटिक चला सकते हैं, मान सकते हैं, तो उसके लिए दूसरी चीज होती है पॉपुलर पार्टिसिपेशन की। ये कैसा है? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। देश के अंदर आप कह सकते हो कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो फिगर के बेसिस पे आता है कि हर साल परसेंटेज कितने परसेंट वोट हुआ है। कभी 60 से 70% के आसपास हमारे देश में ऑन एवरेज एक डेटा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर इतने परसेंट वोट हुए। अगर मान लीजिएगा कि अगर वोट की परसेंटेज इससे कम होते रहते हैं, यानी कि 60 से 55 हुआ, 50 से 50 हुआ, तो ये देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक चीज नहीं है। यानी कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वो बिलीव नहीं करते, अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझते। वो ऐसा मान सकते हैं, मे भी हो सकता है कि हमारे वोट का क्या ही फायदा जब गवर्नमेंट कोई वो ही जीतनी है जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने हथकंडे अपना लेगी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो जितना ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होगा उतना ज्यादा डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन जितना ज्यादा कम होगा तो उतनी ज्यादा डेमोक्रेसी और वीक भी होती चलेगी। टर्न आउट इंडिकेट एज पर द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो ये जो फिगर निकाला जाता है उन लोगों के द्वारा ही निकाला जाता है जिन्होंने एक्चुअल में अपना वोट जो है वो कास्ट किया हो, यानी कि दिया होगा। अब ये फिगर देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यूके और इंडिया के अंदर आप देखोगे, यूएसए के अंदर स्टार्टिंग में जो था वो ग्राफ ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही होता जा रहा है, 56, 50, 58, 62, 60, 59 एंड 66। तो अभी के समय आप लगा सकते हो 2015 तक में 66% वोट होना काफी बड़ी बात होती है ना। इसके अलावा इन India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section। हमारे देश में ना खास बात ये है कि ये देखने को मिलता है कि जो लोग गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो अंडर प्रिविलेज पीपल्स है, वो वोट ना ज्यादा प्रोपोर्शन में करते हैं एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन के, यानी कि अमीर लोगों के कंपेरिजन में ज्यादा गरीब लोग वोट ज्यादा करते हैं। दिस इज कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, और ये कंट्रास्ट तरीके का देखने को मिलता है वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, क्योंकि वहां पे ये सिनेरियो बिल्कुल अपोजिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, वहां के जो गरीब या फिर आप कह सकते पुअर पीपल जो है, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स, वोट जो है वो एक तरीके से वो क्या करते हैं, कम करते हैं एज कंपेयर टू रिच एंड व्हाइट पीपल। यहाँ पे वोटर टर्नआउट दिया गया इंडिया का सोशल ग्रुप 2004 का, इंडिया और यूएसए का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपर कास्ट है वो 56% वोट कर रही है, उसके कंपैरिजन में जो ओबीसी है, जो एक बैकवर्ड क्लास है, वो 58%, एससी जो है 60%, और जबकि एसटी जो है वो 61%। ऑन दी अदर साइड आप देखोगे जो व्हाइट है, वहां के जो मेजॉरिटी पीपल है वो 60% वोट कर रहे हैं, जो रिच है। लेकिन उसी तरह ब्लैक और हिस्पैनिक जो पीपल्स है, जो ट्राइबल्स है, वो कितना कर रहे हैं, 56%, 28%। तो इस बात का आइडिया लगा सकते हो। इसलिए कहा गया कि यहाँ का कंट्रास्ट देखने को मिलता है हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर। लोग इंडिया के अंदर ज्यादा इलेक्शन के अंदर क्यों उतना इंटरेस्ट दिखाते हैं? कॉमनली पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना इलेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो कैसे? दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम, कि वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशराइज करेंगे ताकि जो पॉलिसीज और प्रोग्राम है वो उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो बना सके। यहां तक कि दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर, कि उनका जो वोट है वो मैटर करता है इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री, जो चीजें देश में चल रही है, तो उनके एक वोट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सही चीज भी है, लोगों का सही मानना भी है। अब जब देश की जनता ही अवेयर, जागरूक नहीं होगी तो फिर पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी मनमर्जी चलाएगी। तब जब देश की जनता सवाल करेगी अलग अलग इश्यूज के ऊपर, तो ऐसा गवर्नमेंट को भी तो लगेगा कि यार लोग तो अवेयर होते जा रहे हैं। अगर वो अवेयर नहीं होंगे तो फिर सरकार बोलेगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? जो जनता वो तो अपने काम में ही बिजी है, हम जो काम करें वैसा करना चाहे। लेकिन जब जनता सवाल करेगी तो सरकार को हमेशा से डर रहेगा, उसे प्रेशर रहेगा कि यार काम तो करना पड़ेगा, वरना जवाबदेही देनी पड़ेगी, है ना। डू यू थिंक योर वोट मैटर इन द डिफरेंस? एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि क्या आपका जो वोट है वो डिफरेंस ला सकता है। तो ऑब्वियसली ये नेशनल इलेक्शन स्टडी 2024 का एक डेटा है। हाँ, आपका वोट अफेक्ट कर सकता है, ऐसा 67% मेजॉरिटी में लोग मानते हैं।
अफेक्ट नहीं कर सकता, वो 18% है। और कुछ लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, डोंट, उन्हें नहीं पता इस चीज का, कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल बोलते हैं कि हाँ अफेक्ट करता है ये सारी चीजें। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैव बीन इंक्रीज ओवर द ईयर। और अगर हम प्रीवियसली बात करें, लोगों का इंटरेस्ट है ना वो तेजी से बढ़ा भी है। 2004 के इलेक्शन की अगर बात करें, मोर देन 1/3 वोटर टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब जो वोटर थे उन्होंने उसमें से 1/3 जो वोटर थे उन्होंने तो कैंपेन से रिलेटेड एक्टिविटी करी थी। More than half of the people identify themselves as a being close to one or other political party। यहाँ तक कि हाफ से ज्यादा लोगों ने अपने आप को ये खुद आइडेंटिफाई करवाया कि वो किसी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज में, यानी कि उसके फुल सपोर्टर है। 1 out of every 7 वोटर, हर 7 में से वोटर है वो एक मान ले सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी है। Those who participate in any election related activity in India की इलेक्शन ईयर के अकॉर्डिंग परसेंटेज में कैसे कैसे हमें ग्राफ जो है वो थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1996 के अंदर 8 है, या 13 है, 21 है, और यहाँ पे 32 हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला लोगों का। ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन से रिलेटेड चीज है। तीसरी चीज इसके अंदर आती है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। देखो इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन के बाद क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री की खास बात होती है कि यहाँ पे कोई रूलिंग पार्टी अगर वो हार जाए ना, तो बेशक उसकी ईगो हर्ट होती है, ऑब्वियसली उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन यहाँ पे ना हार को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप आक्रमण, हमला, वॉर करना शुरू कर दो, लड़ाई करने लग जाओ और अपने पावर का यूज करो। नहीं, अगर आप हार गए हो तो आपको हार अपनी माननी पड़ती है। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर, अगर चुनाव फ्री एंड फेयर में नहीं होंगे तो आउटकम जो होगा हमेशा सही वो पावरफुल के फेवर में ही आएगा। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन, और ऐसे में रूलिंग पार्टी कभी हारेगी ही नहीं। यूजुअली लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिजिड इलेक्शन, और ऐसे में वो कभी भी जो पार्टी है वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन के आउटकम में हम पहली चीज जानते हैं कि रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल और स्टेट लेवल। कांग्रेस ने बहुत टाइम राज किया था, स्टार्टिंग के 25 ईयर तक कांग्रेस ही गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद जनता पार्टी आई, लेकिन फिर उसके बाद कांग्रेस आई, लेकिन उसके बाद फिर कोई दूसरी पार्टी है, फिर कांग्रेस आई, और आज के समय बीजेपी चल रही है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी बार बार ही रूल करते रहेगी। जो आज पावर में है वो कल ऑपोजिशन में भी हो सकती है, इसकी पूरी गारंटी रहती है। इनफैक्ट इन एवरी 2 out of the 3 इलेक्शन इन द लास्ट 25 ईयर द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। देखो कांग्रेस 2004 का इलेक्शन जीती थी, फिर 2008 का इलेक्शन जीती, तो हैट्रिक होने वाली थी 2014 में, लेकिन वो हार गई। उस समय बीजेपी जीत गई। फिर 2019 का इलेक्शन हुआ, फिर बीजेपी जीत गई। अब 2024 का इलेक्शन है, अब लेट्स सी कि क्या बीजेपी जीतती है या फिर से कांग्रेस आती है या कोई अदर पार्टी आती है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि रूलिंग पार्टी हार भी सकती है। यूएसए की बात करें, वहां पे इनकम्बेंट, जिसका मतलब है सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज एन इलेक्शन, वो बहुत रेयरली हारते हैं, क्योंकि वहां पे ना ड्यूरेशन ज्यादा भी नहीं होता। वहां पे अगर कोई एक प्रेसिडेंट बनता है तो 4 ईयर के लिए बनता है। अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहता है, दोबारा उसकी पार्टी जीत जाती है, तो 4 ईयर तक और रूल कर सकता है। उसके बाद उसकी पार्टी तो रूल कर सकती है, लेकिन वो रूल नहीं कर सकता, तो 8 ईयर वहां पे मैक्सिमम रखे जाते हैं। इंडिया के अंदर हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलए अपना इलेक्शन भी हार जाते हैं, यहां तक कि उनकी पार्टी जीत जाती है लेकिन वो हार जाते हैं। इस चीज का आप आइडिया लगा सकते हैं। कैंडिडेट हु आर नोन एज द हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बाइंग वोट्स एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन। जो बहुत सारा पैसा खर्च करता है वोट खरीदने के लिए, अक्सर वो भी इलेक्शन को हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया, हम जीत जाएंगे, नहीं, वो फिर भी हार जाते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम आर यूजुअली एक्सेप्टेड एट द पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी नहीं आ सकती तो जनता उसे हरा देती है। इसे हम पीपल्स वर्डिक्ट के नाम से जानते हैं, जनता ही सबसे बड़ी मालिक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। ये कैसा है देखिए, candidate and party with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents। क्या होता है कि जिन पार्टी और जिन लीडर के पास बहुत ज्यादा फंड्स होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, तो इससे ये तो श्योरिटी नहीं मिलती कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इस बात की इनको एडवांटेज या आप कह सकते हैं उसका फायदा जरूर होता है उन लोगों के कंपैरिजन में, उन अदर ऑपोजिशन पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के कंपैरिजन में अपना प्रमोशन ज्यादा कर लेती है। जैसे इलेक्शन का टाइम है तो बहुत ज्यादा कैंपेन के ऊपर खर्चा करते हैं, जितना ज्यादा प्रचार उतना ज्यादा उनका प्रसार होता है। मीडिया से लेकर लोकल पब्लिक मीटिंग से लेकर हर एक जगह वो इतना तगड़ा प्रमोशन करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। और जो अदर पार्टी उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना खर्च नहीं करती, और जब तक हमें पता नहीं चलेगा
करेगा तब तक हम वोट नहीं कर पाते। तो इन्फ्लुएंस हम कैसे होता है, किसी दूसरे की बात सुन के। तो जितना ज्यादा हमें दिखाया जाएगा उतना ज्यादा हम इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम अ मेजर पार्टी। समटाइम तो हमें ये देखना होता है, हर एक पार्टी को वैसे देखा जाए आज के समय नीड होती है ऐसे कैंडिडेट की जो पार्टी को बहुत सारा फंड्स दे सके, और ऐसा फंड्स उन लोगों के पास ज्यादा मिलता है जिनके पास क्रिमिनल केसेस ज्यादा होते हैं या जो करप्शन जैसी चीजें करते हैं। तो वो अपना पैसा पार्टी फंड में दे देते हैं और उनको टिकट मिल जाती है। यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसे टिकट नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर टिकट मिल जाती है। ये भी एक तरीके की कौन सी माने जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं इलेक्शन की तो हमें ये सारे कुछ कमियां देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखा जाता है कि हमारे देश में जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही होते हैं, जो इंडिपेंडेंट तरीके से होते हैं। और यहाँ पे अगर कोई रूलिंग पार्टी या रूलिंग कैंडिडेट है, अगर वो हार जाता है तो वो अपनी जो हार है उसे स्वीकार भी कर लेता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो सेफ है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इसके अंदर कमियां भी देखने को मिल रही है, वन साइडेड भी होता जा रहा है, जिसमें अपने अपने लोगों के अपने अपने थिंकिंग भी इसमें देखने को मिलती है। लेकिन कमी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जरूर देखने को मिलती है, जिसके अंदर सुधार यानी कि रिफॉर्म होना काफी जरूरी है। तो ये था बच्चों हमारा 4 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट लेसन। अब इस लेसन के अंदर कुछ फैक्ट्स बता देता हूं क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड है। तो पहला जो फैक्ट्स है आप समझ चलिएगा कि जो 16 लोकसभा थी उसके अंदर 12% जो वुमेन मेंबर्स भी थे, है ना। अभी के समय जो इलेक्शन हो रहा है 18 लोकसभा का हो रहा है। 2019 में जो था वो 17 लोकसभा बनी थी और 2014 के अंदर वो 16 लोकसभा चली थी, जिसका ड्यूरेशन 2019 तक था। तो उसमें जो वुमेन्स मेंबर है वो 12% के आसपास है। इलेक्शन कमीशन ऑफर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स एडवाइस अबाउट व्हेन इलेक्शन शुड बी हेल्ड। हमेशा से हमें ये भी देखना होता है जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट की एडवाइस को रिफ्यूज भी कर सकती है कि आपके कहने से नहीं हमारे कहने से ही चलेगा। 16 लोकसभा is more than 440 member who assets are more than 1 करोड़, यानी कि 440 मेंबर लोकसभा के अंदर जो थे, ये पहले के वाले की बात हो रही है, जिसमें ऐसे मेंबर के पास जो एसेट्स है 1 करोड़ से ज्यादा की है। आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन चीफ मिनिस्टर सेड आई रिस्पेक्ट द पीपल वर्डिक्ट। जब भी कभी इलेक्शन होता है तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जब भी वो जब इलेक्शन हार जाते हैं तो एक ये चीज आती है कि भैया जनता मालिक है, वो रिस्पेक्ट करते हैं लोगों के निर्णय का। तो ये सबसे बड़ी बात होती है भाई, हार स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है ना, ये सारी चीजें। तो इस लेसन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आई थी। सबसे पहला था कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था इलेक्शन के टाइम पे एक रूल इंप्लीमेंट कराया जाता कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर कुछ लिमिट्स को अपनी क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि वो वोट मांग नहीं सकती धर्म के आधार पे, वो गवर्नमेंट का यूज नहीं कर सकती, क्रिमिनल चीजें नहीं कर सकती एक्टिविटी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसे हम जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, वोट शेयर के बेसिस पे हम इसे बांटते हैं, जिसे हम सीट कहते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर कितने हैं टोटल 543 सीट्स है, या आप इसे कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कह सकते हैं। इनकम्बेंट मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट मतलब होता है कि वो एक जो रूल कर रहा होता है ना वो इनकम्बेंट हो जाए, और जब उसकी जगह कोई दूसरे आता है तो वो एंटी इनकम हो जाता है। तो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, तो ये वर्ड आप अक्सर मीडिया में सुनते रहते हो। तो जो करंट होल्डर है उस समय का, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या रूलिंग पार्टी हो वगैरह जो भी, तो वो इनकम्बेंट कहलाया जाता है, सिटिंग कहलाया जाता है। अगर वो हार जाता है तो उसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब क्या होता है? कंडीशन इन विच ऑल द पार्टी एंड कैंडिडेट कंटेस्टिंग इन इलेक्शन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अपील फॉर वोटर एंड कैरी आउट इलेक्शन कैंपेन। कुछ ऐसी चीजें होती है कि ग्राउंड पे आके लड़ो, बराबरी का मुकाबला करो, जहां पे कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है और कौन सा हार सकता है। तो ये होता है बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे जनता डिसाइड करेगी कि कौन सा कैंडिडेट ठीक है। ये सारी चीजें थी। बाकी आपके कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर आप जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन आर फॉल। तो आप पॉज करके इसका आंसर बता सकते हो। सेकंड है विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से इंडिया इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। तो आप इन दोनों के आंसर जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बस यही था बच्चों आज के इस वीडियो में, और इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो होता है कंप्लीट। होप्स हो कि आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। हम मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।